हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 11 फिजिक्स की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कोणीय संवेग। ये कोणीय संवेग क्या होता है इसको जानेंगे और इसके बाद जो कोणीय संवेग संरक्षण का ये नियम भी होता है इसको भी हम जानेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझेंगे एक एक चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है टॉपिक कोणीय संवेग। ये कोणीय संवेग जो है ना ये क्या होता है इसको हम जानेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों, हमने आपको रैखिक संवेग पढ़ाया है। रैखिक संवेग हम जानते हैं, रैखिक संवेग हमने सीख के रखा है। और रैखिक संवेग होता क्या है, देखो यहाँ समझो। हम जानते हैं रैखिक गति में, कौन सी गति में, रेखीय गति, मतलब जब एक रेखा में गति होती है, एक सीधी रेखा में गति होती है। हम जानते हैं रैखिक गति में किसी कण के द्रव्यमान m तथा उसके वेग v के गुणनफल को उसका क्या बोलते हैं, रैखिक संवेग बोलते हैं। बहुत अच्छे से जानते हैं, हम जानते हैं ना। रैखिक गति अगर होती है तो उस रैखिक गति में, कौन सी गति में, उस रैखिक गति में कण के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को रैखिक संवेग बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं जानते तो अब जान लो। ठीक है, रैखिक संवेग क्या है, रैखिक संवेग रेखीय गति में होता है। और रेखीय गति में कैसे मिलता है रैखिक संवेग, तो कण के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। ठीक है, जैसे मान के चलो ये हमारे पास ये एक क्या है, एक कण है। ठीक है, ये जो कण है ये कण रेखीय गति कर रहा है और रेखीय गति कर रहा है भी वेग से, कौन से वेग से, भी वेग से कर रहा है। और इस कण का क्या है, द्रव्यमान m है। तो इन दोनों को यदि हम गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, रैखिक संवेग मिल जाता है। अर्थात रैखिक संवेग का अगर सूत्र बनाने की कोशिश करें तो देखो गुणनफल बोला ना, तो ये संवेग को p से व्यक्त करते हैं रैखिक संवेग को, तो द्रव्यमान डॉट भी द्रव्यमान m डॉट भी, तो ये आपका क्या होता है, रैखिक संवेग। तो रैखिक संवेग का सूत्र क्या होता है, P बराबर एम भी। कोई दिक्कत, ये सदिश रूप में है इसलिए वेक्टर लगा। ठीक है ना, चलो हमें पढ़ना है लेकिन कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग क्या है उसको जानो। अब यदि कण जो आपका कण है, जो रेखीय गति कर रहा था, ये जो कण जो था वो एक सीधी सरल रेखा में रेखीय गति कर रहा था। अब यदि कण किसी अक्ष के परितः घूमता है, जैसे मान के चलो ये अक्ष है, ये क्या है, ये अक्ष, ठीक है, और ये क्या है, कण है। अब ये जो कण है यदि इस अक्ष के परितः क्या करता है, घूमता है, इस अक्ष के परितः क्या है, घूमता है। ये जो कण किसी अक्ष के परितः क्या कर रहा है, घूमता है। तो कण के रैखिक संवेग का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण। तो देखो ये जो कण है जब ये क्या करेगा, घूमेगा, तो रैखिक संवेग का घूर्णन अक्ष के जो सापेक्ष आघूर्ण होगा, देखो रेखीय गति करेगा तो कौन सा मिलेगा, रैखिक संवेग मिलेगा। लेकिन अगर ये जो आपका कण है घूर्णन अक्ष के परितः घूमने लगे, घूर्णन अक्ष के परितः क्या करने लगे, घूमने लगे, ठीक है, घूमता है, तो कण के रैखिक संवेग का आघूर्ण, तो जो कण है इस कण के रैखिक संवेग का आघूर्ण, रैखिक संवेग का आघूर्ण, ध्यान रखना, रैखिक संवेग का जो आघूर्ण होता है वो ही क्या कहलाता है, कण का कोणीय संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, कोणीय संवेग कहलाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब रैखिक संवेग का आघूर्ण, तो देखो यहाँ पर जैसे मान के चलो ये घूर्णन अक्ष है, क्या है, घूर्णन अक्ष से कुछ दूरी है। ठीक है, तो यहाँ से रेखीय संवेग मिल जाएगा और रेखीय संवेग का इस अक्ष के परितः क्या है, आघूर्ण जो मिलेगा वही आघूर्ण आपका कहलाएगा कोणीय संवेग। ठीक है ना, इसे जो है ना L से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल L से व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं, कैपिटल L से, कोणीय संवेग को। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत है, तो घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण, ठीक है, रैखिक संवेग का घूर्णन अक्ष के परितः जो आघूर्ण निकलेगा वही आपका कहलाएगा कोणीय संवेग और इसे हम L से व्यक्त करते हैं। ठीक है, L से व्यक्त करते हैं, यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, अब इसका हम सूत्र निकालें, तो सूत्र निकालेंगे अगर, तो ये हमारा कोणीय संवेग बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग बराबर क्या हो जाएगा, रैखिक जो अक्ष है, रैखिक संवेग है इसका घूर्णन अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण है ना, तो कोणीय संवेग बराबर क्या हो जाएगा, रैखिक संवेग और आपका घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण है, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण है। तो आघूर्ण जब मिलेगा तो ये दूरी हमें चाहिए, क्या चाहिए, हमें दूरी चाहिए। ठीक है, तो इनटू हम क्या कर देंगे, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। ठीक है, घूर्णन अक्ष से लंबवत
दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो कोणीय संवेग को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, एल से, तो ये हमारा एल। और रैखिक संवेग हमारा क्या है, हमारा रैखिक संवेग क्या है, पी है, ठीक है, क्या है, पी है। और क्रॉस घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, तो घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, मान लेते हैं घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, क्या है, स्मॉल आर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल बराबर क्या हो जाएगा, पी क्रॉस आर, ठीक है ना। या फिर अगर हम इसको सदिश रूप में लिखें, कौन से रूप में लिखें, सदिश रूप में, ठीक है, सदिश रूप में लिखें तो ये हमारा क्या बनेगा सूत्र, देखो यहाँ पर सदिश रूप में अगर हम इसे लिखें तो देखो आपको ध्यान रखना है कि एल से व्यक्त करते हैं। और यहाँ एक चीज़ और ये भी लिख लेना, यह है सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि है, ये सदिश राशि है, ध्यान रखना। जो कोणीय संवेग है आपका सदिश राशि, ठीक है, इसको एल से व्यक्त करते हैं तो इसका ही सूत्र बन जाएगा, ठीक है। तो कोणीय संवेग बराबर रैखिक संवेग, जो रैखिक संवेग का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण है, ठीक है। तो घूर्णन अक्ष से कुछ ना कुछ कण की दूरी भी होगी, है ना, जैसे मान के चलो ये कण है तो कुछ ना कुछ दूरी होगी, तो मान लेते हैं स्मॉल एल है, तो ये सूत्र बन गया एल बराबर पी क्रॉस आर, ठीक है। लेकिन अगर सदिश रूप में देखें तो आपको ये सदिश राशि है तो ये बन जाएगा आपका एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर, ठीक है। और क्रॉस जो है ना आपका पी वेक्टर आ जाएगा, क्रॉस आपका क्या हो जाएगा, पी वेक्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी वेक्टर आ जाएगा। तो ध्यान रखना ये इसका क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना एल बराबर पी आर या फिर सदिश रूप में एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर, ये इसका क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा, ठीक है ना। चलो तो ये भाई है आपका कोणीय संवेग। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये आपका कोणीय संवेग क्या है, ठीक है। तो कोणीय संवेग को किसकी हेल्प से निकालते हैं, रैखिक संवेग की हेल्प से निकालते हैं। और रैखिक संवेग का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जो आघूर्ण होता है वही आपका कोणीय से जो है ना कोणीय संवेग होता है। आघूर्ण मतलब घूमना, ठीक है, मतलब जो रैखिक संवेग के द्वारा यदि इसके चारों ओर घूमता है तो जो हमें आघूर्ण मिलेगा, वही मिल जाएगा, ठीक है, वही आपका क्या होगा, कोणीय संवेग। तो इतना समझ गए। अब हमें क्या करना है, इसके मात्रक वगैरह निकालने। तो आइए देखते हैं इसके मात्रक। हम निकालें मात्रक तो देखें यहाँ पर मात्रक, ठीक है। तो ये मात्रक हम एसआई पद्धति में निकालेंगे, ठीक है, एसआई पद्धति में। तो देखो एल का मात्रक निकाल रहा है तो ये हमारा एल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना, आर क्या है, दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो ये आपका मीटर हो गया, ठीक है। अब ये आपका संवेग है, तो संवेग का मात्रक क्या होता है, तो देखो भाई आपको बता दें, जो संवेग है रैखिक संवेग, इसका सूत्र क्या होता है, एम डॉट भी होता है ना, कोई दिक्कत है, एम डॉट क्या होता है, भी होता है, ठीक है ना, इतना समझ गए। तो अब देखो m का क्या होता है, किलोग्राम, और जो वेग होता है उसका क्या होता है, तो उसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यही होता है ना। तो यहाँ से जो संवेग है, इस संवेग का ये मात्रक बनेगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, शब्दों में लिख दो, मीटर पर सेकंड, इतना समझ गए। अब देखो मीटर और मीटर हमारे पास कितने मीटर होगा, 2 मीटर होगा, ठीक है। तो इसको आप लिख दो किलोग्राम, मीटर कितने हो गए, 2, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या है, सेकंड, तो ये सेकंड, ठीक है। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल, और ये आपका क्या हो गया, सेकंड, तो जूल पर सेकंड इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया, जूल पर सेकंड। तो यहाँ से इसके 2-3 मात्रक निकल गए। या तो आप लिख सकते हो कोणीय संवेग का किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या फिर आप जूल अपॉन सेकंड इसका मात्रक लिख सकते हो। तो ये तो हो गया मात्रक। अब बात आती है इसके विमीय सूत्र की। किसकी बात आती है भाई, विमीय सूत्र, ठीक है। तो हेडिंग डाल देंगे विमीय सूत्र। तो सूत्र से निकालते हैं। तो देखो एल का निकालना है, तो आर का क्या होता है, तो आर क्या है, दूरी, और दूरी का क्या होता है, एल होता है, तो ये एल हो गया। अब ये हमारा पी क्या है, संवेग। तो संवेग का आपको विमीय सूत्र आना चाहिए, अगर नहीं आता तो मैं बता दे रहा हूँ। तो संवेग का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस वन। तो देखो एल हमारे पास कितने एल हैं, 2 एल होगा, एक एल इधर, एक एल इधर। तो अगर एल का हम विमीय सूत्र निकाल दें तो ये आपका एम एल कितने हैं, 2 हैं, तो एल स्क्वायर और टी माइनस 1, ये इसका क्या आ गया, विमीय सूत्र आ गया, ठीक है ना। तो इतना आप समझ गए। तो ये आपका हुआ आपका कोणीय संवेग हो गया, क्या हो गया, कोणीय संवेग,
मात्रक, बिंदु सूत्र, ये सब कुछ आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। अब ये चीज़ आप कोणीय संवेग समझ गए, तो अब आपको समझना है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो आए समझते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। दोस्तों कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पे बात करो, लेकिन कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से पहले हमें जानना जरूरी है। देखो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहेगा, तो देखो यही कहेगा कि जो कोणीय संवेग है वो नियत रहेगा। कोणीय संवेग है वो नियत रहेगा, यही कहेगा नियम, इससे आगे और कुछ नहीं करेगा ये नियम। समझ रहे हो ना। तो लेकिन इससे पहले हमें एक चीज जानना जरूरी है। ठीक है, वो चीज क्या है, यदि कोई पिंड किसी बाह्य बल आघूर्ण टाउ के अंतर्गत, कोई है हमारे पास पिंड, कोई हमारे पास क्या है, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक पिंड है। क्या है ये पिंड, और ये पिंड ठीक है जो बाह्य बल आघूर्ण क्या है, इस पिंड पर मान लेते हैं टाउ लग रहा है, और इस बाह्य बल आघूर्ण के अंतर्गत ये जो अक्ष है इसके परिता क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। इसके परिता क्या कर रहा है, ये घूम रहा है। इस अक्ष के परिता क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है ना, अक्ष की परिता घूमता है। तो उस पिंड के जो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर है, कोणीय संवेग में जो परिवर्तन की दर है, अब कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर मतलब देखो कोणीय संवेग क्या होता है, एल होता है। क्या होता है, एल। परिवर्तन मतलब डेल। ठीक है, या और दर के लिए बात करते हैं तो डेल टी। तो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर मतलब डेल एल अपॉन डेल टी, डेल एल अपॉन डेल टी। ठीक है ना, परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होती है। तो मान लेते हैं ये जो पिंड है इस अक्ष के परितः घूम रहा है, और इस पर जो बल आघूर्ण है वो टाउ लगाया जा रहा है। क्या लगा रहा है, टाउ लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये कहता है कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होती है। तो देखो यहाँ पर परिवर्तन को डेल की जगह हम डी से भी व्यक्त करते हैं। जैसे मान के चलो ये एल है कोणीय संवेग, इसमें डी लग गया मतलब एल में क्या है, परिवर्तन, और डी टी नीचे लगा है मतलब परिवर्तन की क्या है, दर। तो ये डी एल अपॉन डी टी जो है ना वो किसके बराबर होती है, टाउ के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, टाउ के बराबर। आगे समझना आप। अब जैसे मान लेते हैं इस पर अभी जो बल आघूर्ण लग रहा है वो क्या है, टाउ है। यदि यहाँ पर बल आघूर्ण लगे ही ना, यदि टाउ बराबर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अगर टाउ बराबर हम जीरो रख देंगे, टाउ बराबर जीरो रख देंगे तो डी एल अपॉन डी टी बराबर, यहाँ देखो टाउ जीरो है तो डी एल अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जीरो हो जाएगा तो ये डी टी इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब ये देखो मैं इसको अलग यहाँ से सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसको आप मत मानना। ठीक है ना, यहाँ पर इस चीज़ को मत मानना। टाउ बराबर जीरो है तो ये आपका जीरो बराबर क्या हो जाएगा, डी एल वेक्टर वटे डी टी। ठीक है ना, अब ये जीरो हो गया तो इसको आप इधर ले जाओ तो डी एल वेक्टर बराबर क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब डी एल वेक्टर बराबर जीरो मतलब एल बराबर क्या आ गया, जीरो, और एल बराबर जीरो मतलब नियत। एल बराबर जीरो मतलब क्या है, नियत है। मतलब क्या है, नियत है। तो इससे यही बात सिद्ध हो रही है, यदि किसी कण पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य है, देखो बल आघूर्ण हमने शून्य कर दिया, तो बल आघूर्ण शून्य है तो उस कण का कोणीय संवेग कैसा रहेगा, नियत रहेगा, जीरो के बराबर रहेगा। नियत रहेगा अर्थात जीरो के बराबर रहेगा। इसी कोणीय संवेग संरक्षण का क्या बोलते हैं, नियम बोलते हैं। तो बस इतना ही आपको कंप्लीट करना है, इतना ही आपको कंप्लीट करना है। तो ये कोणीय संवेग संरक्षण का क्या है, नियम है। आई होप आप समझ गए होगा। तो यहाँ से ये एक चीज़ याद रखना। ठीक है, यदि किसी पिंड पर बाह्य बल आघूर्ण टाउ लग रहा है तो जो आपके कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर है उस पर लगाए गए बल आघूर्ण की कैसी होगी, बराबर होगी। इस चीज़ को याद रख के ये चीज़ आप कंप्लीट करना। तो ठीक है, तो इतना आपको कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो एक बार जल्दी से दिल से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।